हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखो, आज से मैं इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ 12th क्लास का फिजिक्स कोर्स। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स को, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, आगे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आएंगी। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं हर रोज़ रेगुलर एक एक वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा। वो वीडियो आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देखें और उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो इसके अंदर देखो आपने क्या करना है। इसके अंदर आपने एक तो रेगुलरिटी रखनी है। जो भी वीडियो अपलोड हो रोज़ाना, उसको रोज़ाना ही देखना है, आप उसको मिस मत करना। सेकंड क्या करना है कि आप वीडियो की क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप मोबाइल के अंदर अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप कोशिश करना मोबाइल के अंदर उसकी जो क्वालिटी है वो 360 या 480 हो। अगर उसकी क्वालिटी अगर ये रखते हो, प्लस में उसकी फुल स्क्रीन रखते हो, तो आराम से आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, आराम से आप बैठ के पढ़ पाओगे। जो थर्ड वन है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप वीडियो देख के समझ के फिर आप अपने हैंडमेड नोट्स तैयार करना, आप अपने हाथ से नोट्स तैयार करना। अब देखो इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस पूरी लेक्चर सीरीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो क्या है कि मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ को। सेकंड, जब वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल सीरीज डालूंगा। उसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे, ताकि जो बच्चे आईआईटी वगैरह की या आगे एम्स की या कोई आप नीट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम बेसिक्स के अंदर भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन वो उस टॉपिक्स के ऊपर होंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन बाद में जो न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ एडवांस लेवल के होंगे। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, सेकंड में उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी एक बुक को फॉलो करना है। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, जैसे प्रदीप है, या आप मॉडर्न है, या कोई और बुक अगर आपके पास है तो जैसे आपके पास में सुविधा है। लेकिन कोशिश करना अगर प्रदीप की मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। सेकंड क्या है कि जो बुक लोगे ना, उसके अंदर आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट होगा वो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा आ जाएगा। तो उसमें आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको दो चीज़ें करनी है। फर्स्ट तो क्या करना है कि उस बुक के जो चैप्टर के लास्ट में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो करने हैं। सेकंड क्या करना है, जिस टॉपिक को मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को आप पहले देखें, उस टॉपिक को समझें, उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें उस बुक के अंदर। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए प्लस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको इस बुक को फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, या आप किसी या सीबीएसई के अंदर हो, या आप आईसीएसई के अंदर हो, जिस बोर्ड में पढ़ रहे हो, वो हर बोर्ड को ये मेरी लेक्चर सीरीज़ आपकी मदद करेगी उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में। और अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि मेरा जो चैनल है, इसके वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोशिश करें हो सके तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाना, दूसरों को भी बताना। तो इतना काम आपको करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। तो देखो, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको वेक्टर्स आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर आएगा तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको वेक्टर्स को करना है। तो इस लेक्चर सीरीज को, इस वीडियो को देखने से पहले जिस बच्चे को वेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम है तो मेरे पहले वेक्टर्स वाले वीडियोस को देखें। उसके अंदर मैंने हर चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से समझाया है, और वो चीज़ समझ में आने के बाद इस कोर्स को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें, तभी आगे बढ़ें। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट।
यानी कि इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपका जो चार्ज होगा ना वो रेस्ट में होगा, चार्ज कहीं पे भी नहीं जाएगा, एक ही जगह होगा। तो इसके अंदर जब चार्ज रेस्ट में होगा तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। हम फिर उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करते हैं। तो ये कंप्लीट आपकी यूनिट होगी। अब देखो, सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि चार्ज आया कहाँ से है, तो पहले के टाइम एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट था, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी। उसने देखा था जब भी किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, रगड़ लेते हैं, तो उसने कहा था कि उन दोनों बॉडीज के अंदर एक प्रकार की फायर जनरेट हो जाती है, आग सी जनरेट हो जाती है। तो उसने कहा था भी एक प्रकार के जो फायर है, जो फ्लूइड है, ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। तो उसने आगे चल के कहा कि भैया जो फायर या जो फ्लूइड जनरेट हो रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज आपका सामने आया था। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में आता कहाँ से है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ एटम का मॉडल, कि आपका हर जो ऑब्जेक्ट है इस नेचर के अंदर, वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एटम से मिलके बने हैं। तो मटेरियल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो आपका एटम होता है। अब देखो, जैसे एक एटम दे रखा है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो ये आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो न्यूक्लियस के जो बाहर है ना, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाएंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर होंगे। अब देखो, जो न्यूक्लियर का जो डायमीटर होता है, जो उसका साइज होता है ना, वो होता है लगभग 10⁻⁻14 मीटर। ये बहुत ही छोटा साइज है। और जो साइज ऑफ एटम होता है वो होता है लगभग 10⁻10 मीटर। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सपोज करो हमारे जो पूरा वर्ल्ड है इसकी पॉपुलेशन नियरली 7 अरब के आसपास है। अगर 7 अरब हमारी पॉपुलेशन है, अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स को मैं अगर इकट्ठा लाइन में लगाता हूँ एक दूसरे के साथ, तो जो मेरे पास में जो टोटल लेंथ बनेगी ना, वो लगभग 70 सेंटीमीटर बनेगी। यानी कि 7 अरब एटम्स आपके 70 सेंटीमीटर के अंदर ही आ जाएंगे। तो देखो, आप यहाँ से समझ सकते हो कि एटम्स का साइज कितना छोटा होता है। तो ये आपका जो डायमीटर होता है एटम को 10⁻10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻⁻14 मीटर। अब बात करते हैं जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके मास की। तो देखो, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मास है ना, वो नियरली इक्वल होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये इन जो पार्टिकल्स हैं इनका मास है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके हैवी होते हैं। अब बात करते हैं एटम की। अब जैसे मैंने बता दिया एटम के साइज़ के बारे में। अब मान लो कोई मैंने न्यूट्रल एटम लिया, जैसे आपका ये दे रखा है यहाँ पे, ये आपका जो है ये आपका न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का क्या मीनिंग है, तो देखो मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर होते हैं और प्रोटॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब एटम क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि जितने प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाएंगे। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एटम के अंदर न्यूट्रल होती है या इक्वल होती है। तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर आपके इक्वल होते हैं। अब किया क्या, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस इस एटम के अंदर डाल दिया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या किया, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैंने डाल दिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब उसका चार्ज भी ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है नहीं आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के साथ मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं हाइड्रोजन एटम के अंदर ऐड कर दूंगा तो उसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो ख़त्म कर देगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचेगा। तो उस चार्ज को शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे माइनस नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो ये हाइड्रोजन का एटम था, अब क्या बन गया, ये आयन बन गया। तो अब ये एटम से कन्वर्ट हो गया आयन के अंदर। अब दूसरा केस ये कि यहाँ से मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूँ, ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूँ, ये भी निकाल दूँ, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अगर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे, अगर हाइड्रोजन की बात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको ही बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उसके पास एक प्रोटॉन ही बचेगा। तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपका जो हाइड्रोजन का एटम था वो क्या बन जाएगा, एच पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ऐसे हीलियम के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हीलियम पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैंने किसी भी बॉडी को चार्ज जनरेट करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। जैसे ही एटम चार्ज होगा वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब इसको चार्ज, बॉडी को चार्ज करने के लिए एक ही है हमारे पास रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करवाएं। अगर बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव कर रहे हो तो आपका जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर या एटम के अंदर आपका प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज कर गई। तो प्रोटॉन अगर बढ़ गए तो इसका मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकंड क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसके पास में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो अगर बॉडी को मेरे को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसको मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ। तो आपके पास में दो कंडीशन बनती हैं। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में कन्फेटी है, इस कन्फेटी को मैंने इसमें डाल रखा है और मान लो मेरे पास एक ये पेन है। अब क्या किया है, जैसे ही मैं इस पेन को इस कन्फेटी के पास लेके जाता हूँ, देखो कोई कुछ असर नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस पेन को थोड़ा सा मेरे हेयर्स के साथ रब करता हूँ। तो जैसे इस पेन को मेरे हेयर्स के साथ रगड़ता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे हेयर्स और जो पेन है उसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एक या ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो जाता है, या इस पेन से हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स मेरे हेयर्स के अंदर चले जाएं, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे हेयर से इस पेन के अंदर आ जाएं। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से मेरे हेयर्स के साथ रगड़ा है। तो जैसे ही मैंने इसको रब किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज जनरेट होगा। अगर चार्ज जनरेट होगा तो उस बॉडी के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब मैं इसको जब ये हेयर से मैंने इसको रगड़ लिया है तो देखो मैं इसको इस कन्फेटी के पास ले जाता हूँ, क्या असर होता है। तो देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो देखो जो आपकी जो कन्फेटी है वो इससे चिपक गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कन्फेटी है, इसके अंदर भी एटम्स हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे मान लो मेरे पेन के पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी मेरे हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए पेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कन्फेटी के अंदर जो प्रोटॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी साइड चले गए और जो प्रोटॉन्स है वो इससे आके चिपक जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज इससे चिपक जाएगा। यानी क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गई। तो चार्ज को जनरेट करवाना है तो उससे का जो सबसे आसान तरीका है, जो आसान रास्ता है, वो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी जब भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से अगर आप रब करते हो, रगड़ते हो, तो उसके अंदर चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लो ये कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लो आपके पास में ये 4 बॉल्स हैं, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल 3 है, बॉल 4 है। तो इनको मैंने क्या किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण चार्ज जनरेट करवाए, इनके अंदर चार्ज पैदा कर दिया। तो मैंने देखा कि इन दोनों बॉल्स के अंदर पहले जो 2 बॉल्स हैं इनको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और जो दूसरी बॉल्स हैं इनको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब मैंने क्या किया, पहले इन दोनों बॉल्स को लिया, फर्स्ट वाली, इन दोनों को मैंने एक रस्सी की मदद से यहाँ पे लटका दिया। जैसे मैंने इनको फ्री छोड़ा तो मैंने देखा इन दोनों बॉल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, ये एक दूसरे से दूर हट गई। तो यहाँ पे एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो इसका मतलब वे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। सेकंड क्या किया मैंने, फिर यही एक्सपेरिमेंट इन दोनों बॉल्स के साथ किया। इन दोनों को जैसे मैंने धागे से फिर लटका दिया तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं।
थर्ड मैंने क्या किया, एक बॉल मैंने पॉजिटिवली चार्ज ली, एक बॉल मैंने नेगेटिवली चार्ज ली, फिर मैंने रस्सी से इन दोनों को लटकाया और फिर मैं देखता हूँ कि एक दूसरे से चिपक जाती हैं। अब ये यहाँ पे एक दूसरे से चिपक रही हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं कि दोनों सेम चार्जेस की बॉल हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, और जो अलग अलग चार्जेस की बॉल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हमें कुछ चार्ज के बारे में आइडिया आ गया भी क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगा चार्ज एक पॉजिटिव होता है, चार्ज एक नेगेटिव होता है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। अगर दोनों चार्ज आपका सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और दोनों अगर डिफरेंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बेस पे क्या करते हैं, हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो देखो चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कैसे आप लिखोगे एग्जाम के अंदर, ये देखते हैं अब। तो यहाँ पे देखो आपका ये चार्ज दिया है, इनकी प्रॉपर्टीज़ दी हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो मैंने बताया आपका चार्ज दो प्रकार का होता है, उसको लिखते कैसे हैं। देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इन नेचर, कि नेचर के अंदर दो प्रकार का चार्ज है। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो यानी कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्रोटॉन आपका पॉजिटिव हो गया, इसको हम प्लस से दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव हो गया तो इसको हम माइनस से दिखाते हैं। ये आपकी नोटेशन होती है चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस से शो करते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि दोनों जो लाइक चार्जेज हैं, दोनों सेम चार्जेज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी दोनों जो अनलाइक चार्जेज है, डिफरेंट चार्जेज हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। ये कहती है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ये कह रहा है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है। देखो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब जो बिल्कुल दूसरों से अलग हो, अलग थलग हो एक साइड में। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैंने क्या कर लिया, पूरे दूसरे लोगों से मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। तो अब जो मैं हूँ, मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हूँ। जैसे मान लो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, तो आपका जो क्लासरूम है ना वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो आप तक ही सीमित है, वो बाहर नहीं आ रही कि आप टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है। तो वो एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मान लो दो बॉडीज़ के बीच में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो उन्हीं के बीच में हो रहा है, उसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है ना वो आपका कंजर्व होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि मान लो ये दो बॉडीज़ हैं, मान लो एक बॉडी आपकी ये है और एक बॉडी आपकी ये है। ये मैंने माना ये आपकी बॉडी ए है, ये बॉडी आपकी बी है। मैंने कहा भी मान लो इस बॉडी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और इस बॉडी के पास में मान लो 20 इलेक्ट्रॉन है। ये बॉडी भी पहले न्यूट्रल थी, अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 10 प्रोटॉन है इसके पास। अगर ये भी पहले न्यूट्रल थी तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब इसके पास 10 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है सॉरी। तो इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 हैं। ये भी अभी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। अब क्या किया, इन दोनों बॉडीज़ को आपस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया और कुछ क्या हुआ कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे चले गए। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, ए के पास बचे 5 और बी के पास कितने हो गए 25, यानी 25। यानी कि ए के पास 5 बचते हैं, बी के पास 25 हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे, 10 इसके पास थे, 20 इसके पास थे, टोटल 30 थे। अब बाद में जब चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले गए, अब देखो क्या फ़र्क आया, क्या कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर गया है क्या। तो देखो इसके पास 5 है, इसके पास 25 है, यानी 5 + 25 करोगे तो कितना होगा 30। यानी कि पहले भी 30 थे इस सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन और बाद में भी कितने हैं, वो 30 ही हैं। तो इसका मतलब कि इस सिस्टम का जो टोटल जो चार्ज है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि 30 पहले था और 30 ही अब है। इसी को हम बोलते हैं कि आपका जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व।
तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब आते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन क्या कहती है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका इंडियन करेंसी की बात करें तो देखो अगर मैं कहूँ इंडियन करेंसी के जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, तो जो सबसे छोटी यूनिट इंडियन करेंसी की है वो 1 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये से छोटा कुछ नहीं है। पहले 50 पैसे होता था, पहले 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे ऐसे होते थे, लेकिन वो बंद हो गए। अब जो सबसे छोटी यूनिट है वो 1 रुपये है। तो अगर मान लो मैंने किसी भी दूसरे को, मान लो मैंने किसी को पैसे देने हैं और मान लो कोई नोट नहीं है, सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर मान लो 1 रुपये के सिक्के ही बचे हैं, 1 1 रुपये के सिक्के ही हैं। तो अब मैंने अगर किसी को 100 रुपये देने तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको 1 1 रुपये के 100 सिक्के देने पड़ेंगे जब उसके 100 रुपये पूरे होंगे। अगर मेरे को किसी को 150 देने तो मेरे को 150 सिक्के देने पड़ेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी को हम चार्ज दे रहे हैं ना, वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो पूरा इलेक्ट्रॉन देंगे, कभी भी उस बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। अगर मान लो मैं एक बॉडी से, जैसे यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पे देखो ये जो 5 है ना, एक इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसके अंदर। मैं कहूँ कि क्या इस बॉडी से इस बॉडी में 2.5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा ना, वो क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज की बेसिक यूनिट का। और जैसे बेसिक यूनिट आपकी करेंसी की 1 रुपये है ना, ऐसे चार्ज की बेसिक यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आपका जो चार्ज इज क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इट मीन्स डेट चार्ज ऑन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको तो कैसे लिखूँगा? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा, मैंने इसको बोल दिया आपका क्यू है, यानी चार्ज को हम जो दिखाते हैं ना वो आपका क्यू से दिखाते हैं। तो जो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा क्यू, वो क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये एक एन एक क्या है, इंटीजर है। तो ये जो एन की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, +-1 +-2 +-3 अप टू +-n या +-इन्फिनिटी। और जो आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, उसकी ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये आपको याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत काम आएगा। तो ये आपकी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आपका Q की जो फॉर्मूला बना वो बना आपका Q = Ne। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी को मैंने चार्ज करना है तो इसका मतलब वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो हमेशा पूरा नंबर होगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो 100 हो सकते हैं, वो 500 हो सकते हैं, वो 1000 हो सकते हैं, वो लाख हो सकते हैं, वो 10 लाख हो सकते हैं। वो हमेशा आपका एक पूरा नंबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी बॉडी के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक पूरा नंबर होगा जिसका जो चार्ज होगा उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब जैसे इसके ऊपर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि ढंग से बात समझ में आए। जैसे मान लो आपके पास में कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखो तो ये कह रहा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि डज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। देखो कूलम जो है ना चार्ज की यूनिट है, यानी जैसे मास को हम किलोग्राम के अंदर मापते हैं ना, ऐसे चार्ज को हम कूलम्स के अंदर मापते हैं। तो इसको एक बार अभी याद रखना, आगे हम बताऊंगा कि ये आपकी कूलम ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ये आपका जो कूलम था उसके नाम पे ही इसका नाम आया है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। एक बार याद रखना इसको कि आपके पास में क्या है कि डज 1.6 इंटू 10⁻⁻20 चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर। ये पूछ रहा है कि ये चार्ज आपका नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। अब देखो चार्ज नेचर के अंदर एग्जिस्ट तभी कर पाएगा
जब वो किसी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट ऑफ चार्ज होगा, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमेशा एन मल्टीप्लाई बाई ई। अब देखते हैं क्या ये है क्या। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है कि क्यू दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, और हमें पता है कि Q का जो फॉर्मूला है वो ये होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻20, और E की वैल्यू आपको पता ही है, ये क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19। तो मैंने क्या किया, Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, E की वैल्यू पुट कर दी, N को निकालता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जब मैं Q की वैल्यू पुट करता हूँ, ये आपका इक्वल आएगा 1.6 इंटू 10⁻20 इंटू N इंटू में आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब देखो n को यहीं पे रखता हूँ, ऐसे कैसा, इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो देखो 1.6 से 1.6 कैंसिल होगा, यहाँ से 10⁻19 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻−1 बचेगा, और देखो कूलम से कूलम कैंसिल होगा। तो आपके पास में जो n बचेगा वो क्या बचेगा 10⁻−1। अब 10⁻−1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10। 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है 0.1। तो जो आपकी n की वैल्यू आई वो कितनी है 0.1 इलेक्ट्रॉन। क्या 0.1 इलेक्ट्रॉन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब इतना चार्ज आपका नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन था, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हो नो 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये कह रहा है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहने का मतलब क्या है, आपके पास में एक बॉडी दे रखी है, उस बॉडी के पास एक कूलम चार्ज है, तो मेरे को ये बताना है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, तब उसके अंदर एक कूलम चार्ज जनरेट हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी हैविंग चार्ज 1 कूलम, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी टू फुल्ली डिस्चार्ज। ये कह रहा है कि हर सेकंड के अंदर है ना, उसके अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, किस बॉडी के पास, जिसके पास एक कूलम चार्ज है। तो मेरे को ये बताना है कि वो कितनी देर में फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगी। यानी आपके पास में बॉडी दे रखी है, उस बॉडी के अंदर एक कूलम चार्ज है, तो मेरे को सबसे पहले ये निकालना है कि उस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड क्या करना है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और जो बाहर निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यहाँ पे आएगा पर सेकेंड। तो मेरे को ये भी सोल्व करना है कि कितनी देर के बाद ये पूरी बॉडी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट करते हैं इसका। क्या यहाँ पे क्या दिया है कि जो चार्ज है ना उस बॉडी के ऊपर वो कितना है 1 कूलम है। तो हमारे पास में फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका 1 कूलम तो Q की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू n इंटू में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब n को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो कूलम से तो कूलम कैंसिल होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो जो मेरे पास में आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे सर यहाँ पे भी तो 6.25 आ गया, तो देखो यहाँ पे अकेला 6.25 नहीं है, उसके साथ में 10⁻18 भी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो देखो ये 625 नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये चार्ज, ये n की जो वैल्यू नहीं, ये एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ये कह रहा है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बॉडी से बाहर निकल रहे हैं कि जिसके पास कितना चार्ज है 1 कूलम। अब देखो अगर उस बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो ये हैं 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। अब देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये 1 कूलम बॉडी के पास, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पर सेकंड, वो क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अब टोटल टाइम टेकन निकालना है कि फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए बॉडी।
अब फुली डिस्चार्ज होने के लिए टाइम जो आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव पर सेकंड। यानी उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसको किससे डिवाइड करा दोगे, जो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पास में ये है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और डिवाइड किससे करा दोगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 10⁻9, तो यहाँ पे 10⁻18 है, तो यहाँ से 9 से 18 डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻9। और देखो पर सेकंड नीचे है ना ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास में जो टी आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अब मैं सेकंड को क्या करता हूँ, मैं ईयर्स के अंदर डिवाइड करता हूँ, ईयर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये आपका सेकंड है, ये ऐसे कैसा, तो ये आपका क्या था सेकंड। अब मैंने क्या किया, जो ईयर है उसको मैंने सेकंड के अंदर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे देखो आपको पता है 1 ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये एक ईयर किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका सेकंड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये आपका 1 ईयर है, 1 ईयर आपके पास में उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, अब मैं ईयर के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो मेरा जो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या बनेगा 198 ईयर्स नियर अबाउट। यानी लगभग 198 साल लगेंगे उस बॉडी को डिस्चार्ज होने में, अगर उसके पास में 1 कूलम चार्ज है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको पता लगा होगा कि आपके जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे पहली है वो आपके 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि जो सेम चार्जेज हैं लाइक चार्जेज वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी वो जी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि आपका जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। तो जो एग्जाम बोर्ड का जो एग्जाम होता है कोई भी, तो उसके अंदर इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला Q = N ही है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में। तो कई बार क्या करेगा कि Q दे देगा आपको, N पूछ लेता है, कई बार N दे देता है Q की वैल्यू पूछ लेता है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस आप भी करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।